Hello dear students, today we will read about the next part of your electrostatic chapter named as the electrostatic potential. अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कवर करने की कोशिश की गई है। तो इसका जो अगला चैप्टर हमारे सामने आता है वो आपका पोटेंशियल से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए डेफिनेशन को मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू रिक्वायर्ड पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे मान के चलें, नीचे हम डायग्राम में अगर एक बार देखें इसको, तो इसमें बताया क्या जाता है वो ध्यान से देखें। मान के चलें कि आपके पास इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम हो, 1 कूलम। यू हैव टू टेक दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू रिक्वायर्ड पॉइंट। रिक्वायर्ड पॉइंट मीन्स you have to take it to point P, which is our required point, and the required point is r distant from the infinity point. Is that clear? आपको चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से P पॉइंट के ऊपर लेकर आना है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके चार्ज के पास कोई एक्सेलरेशन ना हो। एक्सेलरेशन ना होने का मतलब है कि आपका जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होना चाहिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लेकर आने में आपको जो भी कोई काम करना पड़ेगा उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहा जाता है। अगर आप इसमें विदाउट एक्सेलरेशन वर्ड नहीं लिखते हैं तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाती है, क्योंकि मोशन के जो मोस्ट ऑफ केस हैं वो सारे के सारे एक्सेलरेशन से डिफाइन किए जाते हैं। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन के अंदर विदाउट एनी एक्सेलरेशन नहीं लिखा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो चार्ज है वो मोशन में है और उससे कहीं ना कहीं आपकी जो डेफिनेशन आपने बताई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक की वो गड़बड़ा जाती है। तो इसके अंदर विदाउट एनी एक्सेलरेशन आपको लिखना जरूरी है। दूसरी बात, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अगेंस्ट जाके आपको काम करना पड़ेगा। मतलब आपके यहां पर जो पॉइंट O है, इस पॉइंट O के ऊपर जो आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, आपका टेस्ट चार्ज वो भी पॉजिटिव है। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, ये जो आपका चार्ज है प्लस Q चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू लिखते हैं। क्या होती है? Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो आपकी टोटल डिस्टेंस है पॉइंट A तक, दैट इज x स्क्वायर। और यहां पर आप लिखेंगे कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है अलोंग OA, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। आप यहां पर देखिए, मैंने उसकी डायरेक्शन है वो आउटवर्ड में शो कर रखी है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन आउटवर्ड के अंदर ही होती है। क्लियर? लेट a small distance, the charge is removed from the point A to point B and the distance is dx. So what will be your work done? Work done is equal to force into distance, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट होती है। ओके? और अगर आपके पास अगर इसको हम सोल्व करें आगे, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से क्या आएगा, QE इंटू dx, बट द चार्ज इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो यहां पर हमने ले रखा है, तो आप Q को यहां पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपके लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, E एंड आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है dx, उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? अगर इस डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करें तो आपके पास वैल्यू आई E इंटू dx कोस थीटा। आप यहां पर एंगल देखिए, आपका एंगल क्या है, देखिए जो भी यहां पर एंगल है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में है। लेकिन यहां पर देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन तो आउटवर्ड में है और हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है हमें तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड आना है ना, तो जस्ट उससे अपोजिट है, मतलब ए से बी आप इस साइड में आने लग रहे हो।
ए से बी आप इस साइड में आने लग रहे हो और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डायरेक्शन है वो आपकी आउटवर्ड में है। तो इन दोनों के बीच में मतलब एक इस तरह से है और एक इस तरह से है, इन दोनों के बीच एंगल कितना होता है 180 डिग्री। एंड वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें ई डी एक्स कोस 180 डिग्री एंड कोस 180 डिग्री इज -1, सो योर आंसर इज माइनस ई इंटू डी एक्स। माइनस ई इंटू डी एक्स। अगली प्रोसेस हमारी क्या होती है, इस आईडी में यहाँ पे करते हैं इसको। अगली प्रोसेस क्या करनी है, जो भी आपके पास वैल्यू आई हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, आप वो वैल्यू पुट करें। कैसे? Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस साइन जो यहां पर था ये मैंने एज इट इज रख दिया यहां पे, इंटू डी एक्स। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, सॉरी दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन in carrying a unit positive charge from from the point A to point B, but we have to find out but we have to find out total amount of work done in carrying a unit positive charge from the infinity to required point. So क्या करते हैं हम, इस पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं विद इन द लिमिट क्या रहेगी आपकी, इन्फिनिटी टू r माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जो पैरामीटर यहाँ पर वेरिएबल हैं आप उनको इंटीग्रेशन के अंदर रखिए, बाकी जो कांस्टेंट टर्म है आप उनको बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे इसको लिखते हैं एक बार, माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ पे चल रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और अभी इसका इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट इन्फिनिटी टू पॉइंट आर। इज दैट क्लियर? माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लेते हैं। आपको इंटीग्रेशन किसका करना है अब, विद इन द लिमिट इन्फिनिटी टू आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नेक्स्ट माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, what is the integration of 1 by x square? It is simply minus 1 by x infinity to point r. Clear? Next step is to put the limit, that is upper limit minus lower limit. एक चीज हम यहां पर कर लेते हैं, एक माइनस साइन आपको यहां अंदर से मिलेगा, एक माइनस साइन आपके पास बाहर है, माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर देते हैं। क्लियर? क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 अपॉन अपर लिमिट क्या है आपकी r एंड लोअर लिमिट इन्फिनिटी, इसको यहां पे पुटअप कर दिया। q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, सो आपके पास ये चीज बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाती है। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और इन्फिनिटी टू द रिक्वायर्ड पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। और ये जो आपका वर्क डन आता है इसी को तो पोटेंशियल कहते हैं, तो इसको आप V के इक्वल लिख सकते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये आपका आंसर हो जाता है इसमें। दूसरी चीज यहां पर इसी टॉपिक के जरिए एक चीज हम और देखते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल। आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जो आपका पोटेंशियल है उन दोनों के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। वो रिलेशन हम कैसे निकालते हैं उस चीज के बारे में देखते हैं। इसी टॉपिक से आपको इसी टॉपिक से बात निकल के आती है यहां से। जैसे कि मान के चलें आपने चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं माना, आपने चार्ज का कोई नंबर ले लिया, भाई वो पॉजिटिव चार्ज है, 2 कूलम हो सकता है, 3 कूलम हो सकता है, 4 कूलम हो सकता है। आप उसको जनरली उसका जो सिंबल है उससे डिनोट कर लें, dw इज इक्वल टू Q E
इंटू डी एक्स, जो हमने इक्वेशन स्टार्टिंग में लिखी थी। बाद में क्यू की जगह पे एक पुट करने के बाद में इसको छोड़ दिया था, लेकिन अब की बार इसको छोड़ना नहीं, इसको साथ में रखना है। डी डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी एक्स कोस थीटा। आपके पास एंगल की वैल्यू कितनी आई थी? 180। तो आपके पास ये आंसर क्या हो गया? माइनस ई इंटू डी एक्स, क्योंकि कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। और इस साइड में ये जो चीज आपके सामने है, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, ये किसके बराबर है? पोटेंशियल के बराबर। इफ देयर इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, सो वी हैव टू अप्लाई ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, सो डी वी। इसको सोल्व करें, माइनस डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और ये जो नई टर्म आपके पास यहां से निकल के आई है, इसका नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको आप पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक छोटा सा टॉपिक, और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए आप सोल्व किस तरह से करेंगे, ये वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए। दूसरा इसमें एक टॉपिक और हम सोल्व करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट। इस टॉपिक को अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग तरीके से सोल्व कर रखा है, मतलब डेरिवेशन है वो थोड़ा सा हर टॉपिक के हिसाब से थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर जो अभी मेथड करवाया जाएगा, मैं ये मानता हूँ कि वो मेथड आपके लिए सूटेबल रहेगा, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, आराम से देखें शांति से। लेट वी हैव ए डाइपोल। डाइपोल के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ। व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस देन दे फॉर्म ए डाइपोल। क्लियर? यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी a है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है वो भी a है, कंप्लीट आपकी 2a हो जाती है। लेट वी हैव ए पॉइंट नेम्ड एज द पॉइंट P एट विच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज टू बी मेजर्ड ड्यू टू दिस सोल डाइपोल। क्लियर? द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O टू पॉइंट P इज रिटन एज R। क्लियर? दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। आप इन दोनों को मिला दीजिए A से P तक, क्योंकि आपके रिक्वायर्ड पॉइंट से नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस क्या होगी और आपके रिक्वायर्ड पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस क्या होगी, जो कि AP और BP है। यहां जो आपका एंगल बना हुआ है, इस एंगल का नाम है थीटा। इज दैट क्लियर? Let VA is electrostatic potential due to नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा? लिख लीजिए आप, VA इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइड बाई 4πε0 AP। क्योंकि जनरली हमारे पास जो फॉर्मूला आया था पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, वो Q डिवाइड बाई 4πε0 R था। क्लियर? यहां पर हमने उस चार्ज से लेकर यहां तक की डिस्टेंस लिख रखी है, इस ये वाला R नहीं। आपने वहां पर जो R ले रखा था वो आपके चार्ज से लेके रिक्वायर्ड पॉइंट तक की डिस्टेंस हुआ करती थी। जैसे कि इसमें आप देखें, यहां पर ये जो डिस्टेंस है R, ये आपकी रिक्वायर्ड पॉइंट जहां पर आपको निकालना है, वहां से लेकर और जहां पर आपका चार्ज इनिशियली रखा हुआ था वहां तक की डिस्टेंस का नाम R है। लेकिन मैंने इसमें बीच में थोड़ा पैरामीटर है, इसको R लिख दिया, तो कोई बात नहीं, दूसरे वाले पैरामीटर कुछ और मान लेंगे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल टाइम पर आप AP पे कॉन्सेंट्रेट करें। ओके, VB इज इक्वल टू प्लस चार्ज प्लस Q डिवाइड बाई 4πε0 BP। क्लियर? But we have no any method to get AP and BP because the triangle APO and BPO are not right angle triangles. So we cannot apply Pythagoras theorem.
but we have to do something to find out AP and BP. So क्या करते हैं, जो आपकी डिस्टेंस है OP, इसको थोड़ा सा नीचे की साइड में बढ़ा देते हैं और इसकी डिस्टेंस उतनी बढ़ानी है कि अगर आप पॉइंट A से कोई लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करें तो वो लाइन यहां पर एंगल आपका 90 डिग्री बना दे। बिल्कुल सिंपल टर्म है, ध्यान से सुने। जो आपकी लेंथ है OP, इसको नीचे की साइड में इतना इंक्रीमेंट इसको देना है कि अगर आप पॉइंट A से इस OP लाइन पे अगर कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो एक तरह से आपका एंगल यहां पर 90 डिग्री बनाए। क्लियर? और पॉइंट B से OP लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें जो एक बार फिर से आपको यहां पर 90 डिग्री एंगल दे। ज्यादा कोई काम नहीं किया गया है, बस इतना सा काम किया गया है कि एक लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाया गया है और दूसरी लेंथ को थोड़ा सा कम किया गया है। अब इसको करने का हमें फायदा क्या मिलेगा? मेन बात यह है कि जो भी कोई काम करते हैं उसका फायदा तो होना चाहिए ना। तो इसका फायदा हमें क्या मिलेगा? इसका फायदा हमें ये मिला कि ये जो वैल्यू है AP और ये जो लाइन आपने पहले बनाई हुई थी और जो बढ़ा दी, ये आप बाय द डायग्राम देख सकते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों लगभग बराबर हो गई है। तो अगर आप ये लाइन इसकी वैल्यू निकाल लें तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं आराम से। आप एक काम करें, इसका पॉइंट का नाम लिख दें C और इस पॉइंट का नाम लिख दें D। इन ट्रायंगल APC, ट्रायंगल APC कहां पे है? AP एंड C। क्या देखने को मिला? AP इज नियरली इक्वल टू CP। इस केस में इन ट्रायंगल PBD, ये वाले ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या देखने को मिला? इस ट्रायंगल में देखा कि भाई जो PB की वैल्यू है दैट इज नियरली इक्वल टू PD। अब एक कंसेप्ट और दिक्कत करने लगेगा। मान के चले आपने AP को CP के बराबर तो लिख दिया और यहां पर हम AP की जगह पे CP को पुट अप कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर BP को आपने नियरली इक्वल टू पुट कर दिया PD के, तो PB की जगह पे PD पुट कर देंगे। लेकिन इनकी वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। आप ये मान के चलें CP इज इक्वल टू OP प्लस OC। जो CP की वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है वो किसका कॉम्बिनेशन है? ये वाली जो लेंथ है ये, और इससे नीचे O से लेकर P तक और O से लेकर C तक की जो लेंथ है, इन दोनों का समेशन आपका होगा तो बात बन सकती है, वरना बात बनेगी नहीं। एक चीज के बारे में पता है कि OP की वैल्यू कितनी है? R है। लेकिन OC की वैल्यू कितनी है? OC की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल लेनी पड़ेगी OAC, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? OC की वैल्यू। सो OC तो आपको निकालना है और आपको दिया क्या हुआ है? OA। ये आपके पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बन जाता है? ये बन जाता है आपके पास cos थीटा, और OC इज इक्वल टू OA cos थीटा एंड OC इज इक्वल टू A cos थीटा, क्योंकि O से लेके A तक की लेंथ आपकी A है। तो आपकी CP की वैल्यू क्या हो जाती है? R इज इक्वल टू A cos थीटा। मतलब आप AP की जगह पे CP पुट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको CP की वैल्यू निकालनी पड़ी, और CP की वैल्यू क्या निकल के आती है? R प्लस A cos थीटा। क्लियर? इन द सेम मैनर यहां पर आप PB की जगह पे PD तो रखने लग रहे हो, लेकिन PD की वैल्यू किसके बराबर है? PD की वैल्यू है OP माइनस OD के बराबर है। मतलब ये वाली जो कंप्लीट लेंथ है आपकी OP, इसके अंदर से अगर ये वाली लेंथ है आपकी अगर घटा देंगे तो PD की वैल्यू रह जाती है। अगर वैसे ही हम जैसे हमने पहले वाले में सोल्व किया, अगर इसको सोल्व करेंगे तो PD की वैल्यू आपकी आती है R माइनस A cos थीटा। आपके पास दो वैल्यू आ जाती हैं। पहले तो हमने क्या किया? AP और BP की जगह पे रिस्पेक्टिवली CP और PD रखने की कोशिश की, वो हमारा मैटर सोल्व हो जाता है। लेकिन उसके बाद में CP की वैल्यू नहीं मिल पाती है और PD की वैल्यू नहीं मिल पाती है, तो उसको पाइथागोरस थ्योरम से हमने सोल्व करके और अपना आंसर निकाल लिया। तो इसी मैटर में अगर आगे चलें तो आपकी VA की वैल्यू क्या हो जाती है? -Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट।
AP की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, CP, और CP की जो वैल्यू है वो क्या है, R प्लस ए कोस थीटा, तो उसको लिख देंगे R प्लस ए कोस थीटा। क्लियर। सेम मैनर VB की वैल्यू क्या पुट करें, प्लस Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, आपको BP की जगह पे क्या पुट करना है, PD, और PD की वैल्यू क्या है, R माइनस ए कोस थीटा, सो R माइनस ए कोस थीटा। मतलब आपके पास दो वैल्यू निकल के आ जाती हैं, VA की वैल्यू और VB की वैल्यू, जो आपको स्क्रीन के ऊपर आराम से दिखने लग रही हैं। अब क्या करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसको सोल्व कैसे करना है। तो सोल्व करने के लिए आप क्या करें, VA और VB की वैल्यू लिखें एक बार फिर से, VA इज इक्वल टू माइनस Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट R प्लस ए कोस थीटा, एंड VB इज इक्वल टू प्लस Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट R माइनस ए कोस थीटा। What is the total amount of electric field intensity? What is the value of total electric field intensity at the point P? Is the summation of potential due to the negative charge and potential due to the positive charge. अगर आपको total potential की वैल्यू निकालनी है तो आप इन दोनों का सम कर देंगे, V इज इक्वल टू VA प्लस VB। तो मैं प्लस वाली टर्म को आगे लिख लेता हूं, माइनस वाली को पीछे लिख लेता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमें कंफ्यूजन नहीं बनेगा 1% भी। R माइनस ए कोस थीटा माइनस Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट R प्लस ए कोस थीटा। जो भी टर्म यहां पर आपकी कॉमन निकलती है आप उसको निकाल लीजिए, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 अपॉन R माइनस ए कोस थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस ए कोस थीटा। क्लियर। Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, व्हाट इज द एलसीएम, द एलसीएम इज R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर आपका क्या चला जाता है यहाँ पे, R प्लस ए कोस थीटा माइनस R माइनस ए कोस थीटा। क्लियर। Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, देखिए अगर हम यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं तो जो प्लस वाली टर्म है वो तो माइनस हो जाती है, माइनस वाली टर्म है वो प्लस, यहाँ R से R कट गया, क्या बचा ऊपर 2a कोस थीटा, एंड डिनोमिनेटर में क्या रहता है, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओके। What is the value of multiplication Q into 2a? As you know that it is the magnitude of dipole moment. So P cos theta divided by 4 pi epsilon naught R square minus a square cos square theta. Clear? If a square is much less than R square, then a square cos square theta can be neglected. आप इसको छोड़ सकते हैं, जो पीछे वाली टर्म है इसको, तो आपके पास क्या बचा, P cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट R, सॉरी P cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर। ये आपका आंसर बच जाता है, जो कि आप चाहे किसी भी मेथड से करें आपका लास्ट में आंसर ही आता है। ये जो मेथड है ये थोड़ा सा लेंथी जरूर होता है, वैसे लेंथी तो आपकी बुक के अंदर जो दिए होंगे एनसीईआरटी में, प्रदीप की बुक में लेंथी तो वो भी हैं, लेकिन ये जो मेथड है इससे आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, तो हमारे साथ उसमें कोई दिक्कत नहीं बनती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आज जो टॉपिक करवाए गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और इसके बाद में है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल, और वहां से माइनस dv डिवाइड बाई डी आर कैसे आया, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, वो कैसे आया वो टर्म, और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये 4 टॉपिक इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
और आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। थैंक यू।